एक थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा किया था और हमने बताया था कि भारतीय संविधान लंबे और कड़े संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया था। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। पूरे विश्व के संविधान को खंगालने के बाद और कई अंग्रेज़ों द्वारा जो एक्ट आते गए, शासन अधिनियम अलग अलग समय में जो भी आया, उस सारे को निचोड़ के रूप में खासकर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के जो एक्ट आया उसको खूब गहराई से पढ़ने के बाद और कई देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान दिया जो पूरे दुनिया में मिसाल अपने आप है। इसी संविधान के जो ये हमने लिखा है संविधान की प्रस्तावना, अपने इस संविधान की क्या है, उद्देशिका भी बोला जाता है, इसको संविधान की आत्मा भी बोला जाता है और संविधान की कुंजी भी बोला जाता है। इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर हमारे जो भारतीय संविधान है उसकी पूरी व्याख्या समझ में आ जाएगी कि ये संविधान किस नेचर का है। इस संविधान की प्रस्तावना में ही हमारे संविधान की खूबियों को, उसके किस नेचर का है, सारा चीज़ एक झलक मिल जाएगा। इसलिए जैसे इंसान के चेहरे को क्या बोला गया है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का आईना होता है, उसी तरह हमारे संविधान का आईना क्या है, उसकी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को पढ़कर संविधान का नेचर पता चल जाएगा। जैसे इंसान को देखकर उसके नेचर के बारे में बता देते हैं लोग ना, कि देखो ये कितना मतलब शरीफ बच्चा है, कितना अच्छा है ना, देख के ही बता देते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं। इसी तरह इसको अगर हम संविधान की प्रस्तावना को अगर पढ़ेंगे, अभी चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कितना महान है और कितना बेहतरीन संविधान है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, एक एक शब्द को इसमें ध्यान से देखना होगा, इसलिए मैंने पूरे बोर्ड पे लिखा है। पूरा दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, सबसे पहला शब्द है हम। यहाँ पर हम का मतलब क्या हुआ, भारत की संविधान है ना, यहाँ पे हम का मतलब क्या हुआ, भारत में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मर्द हो, औरत हो, है ना, सारे लोगों को संबोधित करते हुए हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये समझ में नहीं आया होगा आपका कि इसका मतलब क्या होता है। भारत को एक, यहाँ तक समझ में आया, हम भारत के लोग मतलब भारत के जितने भी लोग हैं सब मिलकर क्या कह रहे हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो शब्द है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि हम खुद क्या है, सेल्फ डिपेंड है, मतलब हमारे ऊपर शासन, प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारे ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं है। किसके ऊपर? भारत के लोगों के ऊपर, है ना। हम खुद प्रभुत्व संपन्न है, हम अपना शासन खुद करेंगे, चलाएंगे हमारे ऊपर। क्योंकि जब ये लागू हो रहा था संविधान, उससे पहले कौन था हमारे ऊपर शासन, कौन कर रहा था? अंग्रेज शासन कर रहे थे। जब हम लोगों को आज़ादी मिली, जब ये संविधान बना, तो उसमें पहले ही लाइन में क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम किसी तरह से अब दबाव में नहीं है, हम पूरी तरह से आज़ाद है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, यानी हमारे ऊपर किसी का अब शासन नहीं है, हम आज़ाद हो चुके हैं। तो कह रहा है यहाँ पर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, दूसरा शब्द क्या आया, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है, ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सरकार भारत के पूरे लोगों को कल्याणकारी रूप से समाज को प्राथमिकता देते हुए, समाज के कल्याण को सोचते हुए सभी लोगों के लिए क्या करे, ऐसा व्यवस्था करे जो हमारे समाज को क्या हो, सब समाज में सभी लोगों को शामिल किया जाए और सभी को प्राथमिकता एक तरह से दिया जाए।
इस ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? समाजवादी सिस्टम, है ना। दो तरह का होता है, एक समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी। जिसमें पूंजीवादी में क्या होता है? अमीर लोगों का वर्चस्व होता है। समाजवादी में क्या होता है? अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहता है और सभी लोगों के लिए क्या होता है? कोई भी कार्य होता है तो सभी लोगों के लिए होता है। कितना अच्छा है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी पंथ को भेदभाव से नहीं देखा जाएगा। पंथ मतलब क्या होता है? अलग अलग हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारे विचारधाराओं के लोग हैं। किसी भी विशेष विचारधारा वाले के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। सबको एक साथ, सरकार की नज़र में, भारतीय संविधान की नज़र में सब कोई एक है। सबको एक नज़र से देखा जाएगा, सबको समान तरह से क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए बोला गया है पंथ निरपेक्ष, मतलब किसी पंथ के प्रति क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। हमारा संविधान भी देखता है ना, सबके के लिए एक कानून है कि नहीं भारत में? हिंदू या मुसलमान हो, सबको एक नज़र से। ऐसा थोड़े है कि जो बौद्ध हैं उनको किसी चीज़ से मना किया जाता है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष है, मतलब भेदभाव नहीं रखता है ना, सेकुलर है ना। उसके बाद क्या कहा गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है पता है आप लोगों को? ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें लोगों का ही शासन हो, उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्रात्मक, है ना, डेमोक्रेटिक, है ना, जिसमें लोग अपना शासन खुद तय करते हैं। हमारे भारत में कैसा शासन व्यवस्था है? लोकतंत्रात्मक। हम लोग क्या करते हैं? अपनी सरकार को खुद चुनते हैं वोट देके, है ना, चाहे वो डायरेक्ट वोटिंग देते हो या इनडायरेक्ट वोटिंग देते हो। हम लोग दोनों व्यवस्था है अपने यहाँ, है ना। जैसे मुखिया, विधायक और एमपी का जितना इलेक्शन होता है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? जनता वोट देती है। और कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जैसे एमएलसी हुए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू होता है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनको क्या करते हैं? वोट देते हैं और फिर चुनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट वोटिंग। तो हमारे यहाँ कौन सा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हमारा कौन सा सिस्टम है? हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना। इन लोकतंत्र में क्या होता है? जनता खुद अपना शासन चुनती है कि हमारे ऊपर कौन सा शासन करेंगे, है ना। तो पंथ निरपेक्ष हो गया हमारा, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। तो ये किस तरह की बात की गई है? भारत कैसा होगा? भारत का संविधान किस तरह का होगा? पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। हम लोग कैसे हैं? खुद सेल्फ डिपेंड है, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है ना, हम आज़ाद है। तीसरा, समाजवादी, मतलब समाज के लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करेंगे हम लोग। पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म विशेष से भेदभाव नहीं रहेगा, किसी पंथ से भेदभाव नहीं रहेगा, किसी विचारधारा के लोगों से भेदभाव नहीं रहेगा, है ना। और हमारा जो राज्य होगा कैसा होगा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम न्याय की, संविधान में भारत में बहुत सारे लोग हैं, सबके न्याय के लिए किस तरह की न्याय की बात की गई है? तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को? भारत के समस्त नागरिकों को, ठीक है। यहाँ पे टोटल नागरिक की बात की जा रही है ना। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी मर्द, सभी औरत, सबके लिए बात हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी, है ना। जितने भी भारत के नागरिक हैं सबके लिए बात हो रही है। उनके समस्त नागरिकों को क्या हो रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। न्याय मिल रहा है किस तरह का? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसका मतलब समझ आए आप लोग? सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? कि समाज में सभी लोग को के लिए एक समान न्याय मिलेगा। ऐसा थोड़े है कि गरीब आदमी के लिए अलग न्याय व्यवस्था है, अमीर आदमी के लिए अलग न्याय व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। सभी नागरिकों के लिए एक तरह का न्याय प्रणाली है ना। सबके लिए क्या है? एक ही तरह का न्याय मिल रहा है, सामाजिक न्याय, है ना। समाज में सबको एक ही नज़र से देखा जा रहा है, किसी से भेदभाव नहीं। दूसरा, आर्थिक न्याय का मतलब समझ रहे हैं लोग? आप लोगों को आर्थिक न्याय का मतलब है भारत का जो भी, मान लीजिए कोई भी जॉब है,
तो सबको क्या मिलता है, समान मौका मिलता है। आप आइए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एग्ज़ाम दीजिए और जॉब लीजिए। यानी चाहे भारत का कोई भी संपत्ति है वो सबके लिए क्या है, भारत की जितनी हवा है, भारत की जितनी पानी है, सबका अधिकार है कि नहीं उस पर, है ना। अस्पताल है, अस्पताल है, सब लोग फ्री में इलाज करा सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, है ना। तो जितने भी आर्थिक मामला है ना, चाहे वो नौकरी के लिए हो या फिर किसी चीज के लिए हो, सबके लिए क्या है, सबके लिए न्याय की बात की गई है ना। तो भारत में सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। आप चाहें तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसकी योग्यता अगर रखते हो तो, है ना। आप भी विधायक और मुखिया के लिए इलेक्शन में लड़ सकते हैं, मना है, नहीं मना है, जिसको मन करता है वो लड़ता है ना। तो भारत में क्या राजनीतिक न्याय भी किया गया है। तो कितने तरह की न्याय की बात हुई है, 3 तरह की, है ना। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। याद रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है, 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, याद रहेगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भी मिल रहा है हमको। कितने तरह का, पहला विचार अभिव्यक्ति, मतलब आप, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। अगर आपके अंदर कोई विचार है ना, कोई थॉट है, कोई आइडिया है ना, तो आप अपने विचार को क्या कर सकते हैं, दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इसके लिए जैसे कोई आजकल हर आदमी के पास क्या रह रहा है, मोबाइल रह रहा है ना, अपने विचारों को आसानी से स्टेटस में लगा देता है। क्या है, आज़ादी मिला है तभी ना। अगर विचार अभिव्यक्ति का आज़ादी नहीं होता, स्वतंत्रता नहीं होता, तो हम लोग लगा पाते स्टेटस, नहीं लगाते, क्योंकि हम आज़ाद है, हमारा संविधान दे रहा है क्या, विचार अभिव्यक्ति, मतलब विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दिया है, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता क्या मिला है, विश्वास, मतलब आप जिस चीज पर विश्वास करते हो, चाहे आप भगवान में विश्वास करें या ना करें, आपकी मर्जी है, ये हमको अधिकार किसने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है ना। तो विचार अभिव्यक्ति का एक स्वतंत्रता है, दूसरा विश्वास का है, तीसरा धर्म का है। आप जिस धर्म को माने चाहे ना माने, चाहे आपका मन किया कि हम इस धर्म को मानेंगे, दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे, तो मत मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा किस धर्म को मानना है, यानी आपको धर्म की भी स्वतंत्रता मिली है ना। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहिए। आपका मन होता है तो बदल लेते हैं, बहुत लोग बदलते भी हैं, है ना। तो आप, यानी धर्म का स्वतंत्रता कौन देता है, संविधान देता है। आप जिस धर्म को चाहे माने, जिस धर्म को मन किया नहीं माने, है ना। और किस चीज की स्वतंत्रता है, उपासना, उपासना की स्वतंत्रता, यानी उपासना मतलब क्या होता है, पूजा करना, है ना। आपको पूजा करने की, आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। इसका अधिकार किसने दिया है, संविधान ने दिया है ना। तो 3 तरह की न्याय की बात की गई, 4 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, तीसरा है धर्म, चौथा है उपासना। याद रहेगा। कोई पूछ दिया आपसे कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, 4, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना, याद रहेगा। और आगे देखिए, फिर कह रहा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना। समानता की कितने तरह की समानता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता। मतलब आपको प्रतिष्ठा, मतलब आपका अधिकार, आपका इज्जत में आपका प्रतिष्ठा भी क्या है, आपकी प्रतिष्ठा की भी क्या है, समान भाव से क्या किया गया, मौका दिया गया। आपकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, है ना। यानी आपकी समान, इसमें समानता की बात की गई है प्रतिष्ठा में। और अवसर की समता, मतलब आप किसी तरह की नौकरी अगर करना चाहते हैं तो आपको नौकरी करने का से रोका नहीं जा सकता है। आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए या एलिजिबिलिटी पास हैं, आप जिस
पोस्ट के लिए आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप उसके एलिजिबल हैं, तो आप अवसर की समानता क्षमता के तहत आप क्या कर सकते हैं, उस अवसर को पा सकते हैं। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा मतलब कितने तरह की समानता है? समानता दो तरह की है, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समानता, है ना। न्याय 3 तरह की, स्वतंत्रता 4 तरह की, समानता 2 तरह की, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, इसके बाद क्या कह रहा है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा मतलब क्या होता है? गरिमा मतलब, व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? मतलब उसका व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। मतलब व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि किसी को बुरा भला ना कहें, उसको इज्जत दे, है ना। मान लीजिए पहले क्या होता था, किसी को जाति की वजह से तो छुआछूत का शिकार होना पड़ता था, है ना। हालांकि उसका भी खून का रंग लाल है ना। वो भी क्या है, इंसान की तरह, उसका भी 2 आंख है, उसका भी 2 हाथ है, तो उसके साथ भेदभाव क्यों, है ना। तो हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, है ना। हमारा भारत क्या है, बहुत बड़ा है ना। अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के भाषा जानने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के क्या है विश्वास, और अलग अलग तरह के क्या है संस्कृति के लोग हैं ना। कितना भिन्नता है। यहाँ से आप चले जाइए, बाबू, यहाँ से अगर आप छपरा चले जाइए तो बोली बदल जाता है, और आगे जाइए गया मुजफ्फरपुर की तरफ जाइए तो और बोली बदल जाता है। तो हमारे इतना ही दूर में इधर यूपी की साइड जाइएगा तो बदल जाएगा, भाषा बदलता है ना। तो कहा भी गया है कि मतलब हमारे पूर्वज भी कहते थे, क्या कहते थे कि मतलब कोस कोस पर ऐसी पानी बदले, 3 कोस पर, ऐसे है ना। एक बोला जाता है कि हर कुछ दूरी पर जाइए तो आपको क्या होता है, पानी का टेस्ट बदल जाता है, लोगों की भाषा रहन सहन बदल जाती है। तो इतने बड़े भारत में, हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। इतने बड़े भारत में कितनी हजार भाषाएं हैं, कितने तरह की जातियां हैं, है ना, कितने तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं। उस सब में क्या हो, एकता बनी रहे, इसकी हम लोगों को क्या करना है, कोशिश करना है। कह रहा है यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति की किसी तरह से ठेस ना पहुंचे, उसकी गरिमा को बनाए रखें, और राष्ट्र की एकता, पूरे राष्ट्र की क्या करना है, एक सूत्र में बांध के रखना है, एकता बनाए रखना है। आप अगर कहा गया है कि फूटे गंवार लोग, अगर आप मजबूत रहेगा, एकता रहेगी, तो हम लोगों को कोई आंख दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता है। इसलिए कहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब एकता बना के रखना है, और अखंडता जो मतलब एक जो भारत है उसको टूटने नहीं देना है ना। उस भारत को टूटने नहीं देना है। अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारगी को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, मैंने बताया था कि संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें 200 कुछ लोग, 279 लोग क्या थे, मेंबर थे, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन मेंबर कौन थे, हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अपने यहाँ के राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, बहुत सारे लोग थे, है ना। ये संविधान सभा के क्या थे, मेंबर थे। आज इस संविधान सभा में, आज तारीख बताया था मैंने कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान कंप्लीट हुआ था, और उसके कुछ हिस्सों को क्या किया गया था, लागू किया गया था। बाकी पूरे हिस्सों को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो हम वह कहा जा रहा है, जिस दिन प्रस्तावना बना था उस दिन में क्या कहा गया, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, है ना। कैलेंडर के हिसाब से, जो ईसाई धर्म का कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन बोला जाता है, 26 नवंबर 1949 जो हम लोग आज कब आ गया है, 2023 आ गया है। इसके हिसाब से कौन सा दिन था, 26 नवंबर था, ईयर कौन था, 1949। और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कौन सा था, मिति मार्ग सिर्फ शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के एतद द्वारा एवं इस संविधान सभा को
हम लोग क्या करते हैं, इस संविधान सभा को अंगीकृत मतलब पूरी तरह से अपनाते हैं, अधिनियमित मन कानूनी तौर पर भी अपनाते हैं और आत्मार्पित करते हैं, और अपने इस संविधान को हम लोग अपने पूरी तरह से अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करके क्या करते हैं, अपना रहे हैं इस संविधान को, है ना। साथ ही साथ ये हमारा प्रस्तावना है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस संविधान की क्या नेचर है। इस संविधान में, प्रस्तावना में ही हमारे संविधान की खूबियों को बता दिया गया है कि हमारे संविधान किस तरह का है ना। हमारा राष्ट्र, हमारा भारत कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। पूरे भारत के लोगों को मिला के कह रहा है हमारा भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है। मतलब समाजवादी क्या है, मतलब भारत के लोगों की भलाई के लिए होगा, कल्याणकारी होगा, है ना, ठीक है। और साथ ही साथ पंथ निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष होगा मतलब किसी खास धर्म के लोगों के लिए ये देश नहीं है, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी विचारधाराओं के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए, सभी के लिए क्या है हमारा देश है। पंथ निरपेक्ष है मतलब किसी के पक्ष में नहीं है ना। संविधान का कोई अपना, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि इसकी धर्म क्या है, भारतीय संविधान ही है, भारत की लोग हैं, यही भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली चीजें हैं। मतलब किसी धर्म विशेष का पक्ष सरकार लेता है जी, नहीं लेता है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है तो किसी बच्चे को रोका जाता है जाति की वजह से, धर्म की वजह से नहीं ना रोका जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना। किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए खुला है ना। लोकतंत्रात्मक है, मतलब हम लोग अपने भारत के लोग खुद क्या करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं। और साथ ही साथ कितने तरह की न्याय की बात की गई है, 3 तरह की न्याय की बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 4 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, कौन कौन, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता की कितनी तरह की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की, है ना। तो ये सब हम लोग इस प्रस्तावना में हम लोग समझ गए, है ना। आप लोगों को कुछ पता चला हमारा संविधान कितना महान है, बताइए। ऐसा संविधान दुनिया में किसी देश का नहीं है ना। कितना अच्छा है, अगर इसको सही तरीके से हम लोग लागू करें, सही तरीके से फॉलो करें नियम कानून को, तो हमारा देश स्वर्ग से भी बेहतर है ना। स्वर्ग बन जाएगा अगर इस संविधान को सही तरीके से लोग फॉलो करें, है ना। अपनी जिस तरह संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस तरह हमारे संविधान ने क्या दिया है हमको, कुछ मूल कर्तव्य भी बताए हैं। अगर कहीं आपको अधिकार दिए जाते हैं, अगर मान लीजिए आपको अधिकार है कि आपको विचार अभिव्यक्त कीजिए, बाबू शांत रहो, विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान के द्वारा, है ना। तो आप इतना विचार अभिव्यक्त मत कीजिए कि दूसरे को ठेस पहुंच जाए, ये हमारा कर्तव्य है ना। मान लीजिए हमको बोलने का अधिकार है, तो किसी को गाली नहीं ना बोलेंगे, दूसरे को तकलीफ होगा। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है कि दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना है, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना है ना, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखें, है ना। तो अगर अधिकार के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे तो हमारा देश तो महान है ही, महान था भी और महान रहेगा, और साथ ही साथ विश्व गुरु भी बनेगा, और हमारा पूरा भारत स्वर्ग हो जाएगा, है ना। समझ में आया बात, चलो खत्म करते हैं ना।